बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स 101 लेक्चर 8 कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी जो है ना वो कहते हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से जो स्टोर हो उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं काइनेटिक एनर्जी के अंदर। और जैसे कि हमने पहले न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला है वो है हमारे पास 1/2 mv²। ठीक है। दूसरा पॉइंट में ये बताया गया कि अगर हमारे पास एक पत्थर है जिसका मास m है, उसको हमने ग्राउंड से डिस्टेंस x तक उठाया हुआ है, तो अगेंस्ट द ग्रेविटी हमने उसका काम किया है, तो उसका जो हमारे पास फोर्स आएगी वो mg आएगी और वर्क डन हमारे पास mgx आएगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वजह से उसकी जो वर्क डन है वो ट्रांसफर हो जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर जिसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो mgx के बराबर आएगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि वो जो एनर्जी स्टोर हुई है, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी स्टोर हुई है वो कहाँ पे हुई है। तो इसका आंसर ये है कि वो एनर्जी ना ही मास ऑफ स्टोन के अंदर स्टोर हुई है, ना ही अर्थ के अंदर स्टोर हुई है। ये ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर स्टोर हुई है जो स्टोन और पत्थर के दरमियान एक कंबाइन सिस्टम बना है, उसके अंदर स्टोर हुई है। इस तरह तीसरा पॉइंट में ये बताया गया कि अगर आपके पास एक स्प्रिंग है, उसको आप खींचते हैं, एक अमाउंट तक खींचते हैं, तो उसके अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है। तो उसका आंसर ये है कि अगर हम एक स्प्रिंग है, हम उसको खींचते हैं, तो हम ज़ाहिर बात उसके ऊपर वर्क डन करते हैं, तो जितना हम उसको खींचते जाएंगे उतने ही उसके ऊपर वर्क डन होगा। आखिर में जब उसका टोटल वर्क डन को जमा करेंगे, उस पर हम इंटीग्रल का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा 1/2kx² आ जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि स्प्रिंग के अंदर जो एनर्जी होती है 1/2kx² के बराबर होती है। चौथा पॉइंट में काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताया गया कि काइनेटिक एनर्जी जो है ना वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के ऊपर डिपेंड करती है मेजर होने में। मिसाल के तौर पे आपके पास आप एक बॉल के साथ रन कर रहे हैं, तो आपके लिहाज से जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी है वो 0 होगी, लेकिन एक आदमी जो ये सारा माजरा बाहर से दूर से खड़ा हुआ देख रहा है, तो उसके लिहाज से काइनेटिक एनर्जी हम दोनों की मैटर करेगी। उसके बाद इसी पॉइंट के अंदर एक जो है ना वो न्यूमेरिकल पूछा गया कि एक बॉक्स है, उसका मास 12 kg है और कांस्टेंट फोर्स उस पर आप लगा रहे हैं, तो उसकी जो वेलोसिटी है वो 0 से 1.5 मीटर पर सेकंड है, सॉरी। और आपने जो है ना डिस्टेंस तय किया है 2.4 मीटर, तो उसकी जो एनर्जी है वो कितनी होगी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। यहाँ पे याद रखें कि ये यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम काइनेटिक एनर्जी का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 13.5। इसी तरह अगर हम यहाँ से वर्क डन अगर फाइंड करें, तो वर्क डन के लिए एक्सीलरेशन और फोर्स होना जरूरी है। फोर्स और एक्सीलरेशन मास, इस तरह फोर्स होना जरूरी है, फोर्स और एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन हमारे पास आ जाएगी 0.469 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फोर्स आ जाएगी 5.63 न्यूटन। तो इसी तरह जब हम फोर्स को हम वर्क डन के फार्मूले में पुट करेंगे, फोर्स इनटू डिस्टेंस, तो ये आ जाएगा 13.5 जूल। फिफ्थ पॉइंट में इसी न्यूमेरिकल को थोड़ा सा एक्सटेंड किया गया है कि आप जो है ना वो जो बॉडी जो ये वो भी उसने भी मूव करना शुरू कर दिया 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की हिसाब से। तो फिर काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, तो चेंज काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 284 जूल। तो जैसे कि हमने देखा कि पहले हमारे पास आंसर आया था 13.5 जूल, अब 284 जूल आ रहा है। तो ये
इसका मतलब ये है कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो डिफरेंट उसकी जो डिफरेंट वैल्यू होती है डिफरेंट फ्रेम्स पर। 6 पॉइंट में ये बताया गया कि मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के सम के बराबर होती है। अगर जो है ना फ्रिक्शन ना हो तो वो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी में और काइनेटिक एनर्जी में। इसी तरह एक मिसाल दी गई है कि अगर एक बॉल को हम अपवर्ड फेंकते हैं तो एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके बॉल एक रुकती है, तो वहां पे जब रुकती है तो वहां पे लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी होता है। तो यहाँ से हम हाइट का फॉर्मूला जो है ना हाइट भी फाइंड कर सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी और मास भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह एक और एग्जांपल दी गई है कि हमारे पास एक स्मूथ फ्रिक्शन लेस जगह है और उसके ऊपर कार मूव कर रही है, नीचे यहाँ पे दिखाया गया है। तो उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो कितनी होगी और टोटल एनर्जी कितनी होगी और उसकी जो स्पीड है वो बी सी डी पॉइंट बी पर, पॉइंट सी पर और इसी तरह पॉइंट डी पर कितनी होगी, इस तरह पॉइंट ए पर कितनी होगी। तो पॉइंट ए और बी पर जो उसकी वेलोसिटी है वो बराबर होगी, क्योंकि ये दोनों जो है ना स्मूथ सरफेस एक दूसरे के तकरीबन बराबर ही है, इसलिए जो पॉइंट ए बी और सी है इसकी जो यहाँ पे वेलोसिटी है वो बराबर होगी। इस तरह पॉइंट सी पर जो हमारे पास वेलोसिटी आ जाएगी वो होगी वी सी इज इक्वल टू अंडर रूट वी ए स्क्वायर प्लस जी एच। इस तरह पॉइंट डी पर हमारे पास जो वेलोसिटी होगी वो वी डी इज इक्वल टू वी ए स्क्वायर प्लस 2gh। तो इसी तरह 7th पॉइंट में जो है ये बताया गया कि अगर पोटेंशियल एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है जिसमें फोर्स जो है वो कंजर्व हो जाती है, तो कंजर्वेटिव फोर्स उस फोर्स को कहते हैं जो दो पॉइंट्स के दरमियान इंडिपेंडेंट पाथ को चूज करे, तो वो कंजर्वेटिव फोर्स होती है। तो एक अहम बात भी इसमें पेपर के हवाले से बताई गई है कि फ्रिक्शन फोर्स जो होती है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो हमारे पास फार्मूला आएगा वो dv बाई dx के बराबर होगा और यहाँ पे जो v है वो 1/2 kx स्क्वायर के बराबर होगा और v को हम पोटेंशियल एनर्जी कहेंगे। ठीक है, 8 पॉइंट में डेरिवेशन बताई गई है कि इसी की डेरिवेशन जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है इसी की डेरिवेशन बताई गई है कि किस तरह ड्राइव किया गया है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी है, वो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन के बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर हम x को 0 के बराबर रखें या मतलब बहुत संभाल कर दें तो वो तब जाके वो डेरिवेटिव के बराबर आता है। तो इसी तरह ये जो फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो माइनस dv बाई dx के बराबर आ जाती है। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट में लाजमी पूछिएगा और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।